नमस्कार बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, लैटिस एनर्जी पढ़ा, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा, सॉल्युबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने जाना, फजान्स रूल भी हम लोगों ने पढ़ लिया। हमें ये पता चल गया है कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे देखा जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर देखना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड की तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर्म by the sharing of electron between two atoms, formed by the sharing of electron between two atoms। ठीक है, sharing of electron between two atoms। outermost cell इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन शेयरिंग। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जिसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है किसमें? शेयरिंग में। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो 3 टाइप का है। पहला सिंगल, सेकंड डबल और थर्ड ट्रिपल बॉन्ड। आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि 2 एटम, देखिए ईच बॉन्ड हैव 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ईच बॉन्ड हैव 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन शेयरिंग एंड, आगे लिख सकते हैं कि एंड ईच बॉन्ड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पाया जाता है। तो सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड पेयर होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल हम ले लें HCl। तो H के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होता है कि ऐसे शेयरिंग होती है। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है 2, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर है। ठीक है, अब यही सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्ड में, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको लोन पेयर कहते हैं।
मतलब उसके पेयर को, एक एक पेयर को, जैसे इसमें एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो इसके पास कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर, LONE, लोन पेयर। 3 क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर क्या है? लिख लीजिएगा, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल which do not participate in bonding, which do not participate in bonding, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो इसके अंदर कितना लोन पेयर है? इट हैज 3 लोन पेयर। इसके पास कितना लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं डबल बॉन्ड की। अब क्या है कि जैसे सिंगल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि 2 एटम के बीच में बना है, एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास वाटर है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये इस हाइड्रोजन का हो गया और ये इस हाइड्रोजन का हो गया। तो अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? एक बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या हुआ? एक बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। तो हमारा 2 सिंगल बॉन्ड बन गया। और 2 लोन पेयर बच गया। 2 सिंगल बॉन्ड बन गया, 2 लोन पेयर बच गया। ठीक है, अब इसे अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, तो इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन की होगी, लेकिन दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे। भाई 2 इधर वाला एटम देगा, 2 उधर वाला एटम देगा, तो दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब जब डबल बॉन्ड बनेगा जैसे मान लीजिए कि हमने 2 ऑक्सीजन ले लिया और दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को कुछ अलग तरीके से दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच की इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। इस एटम ने कितना दिया? 2। इस एटम ने भी कितना दिया? 2। तो दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। O डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इधर कितना? इधर 2 लोन पेयर हो जाएगा और इधर भी कितना? 2 लोन पेयर हो जाएगा। 2 लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो लोन पेयर क्या है? वैलेंस सेल का वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और शेयरिंग टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। ट्रिपल बॉन्ड तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब जैसे नाइट्रोजन है N 1 2 3, N 1 2 3, दोनों नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अलग तरीके से दिखा रहे हैं ताकि पहचानने में आसानी हो।
अब देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 3 बॉन्ड। तो अब N एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ठीक है, N2 का स्ट्रक्चर बन गया। समझ पाए? तो अब एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या टर्म आता है? कोवैलेंसी। टर्म आता है कोवैलेंसी। वैसे तो वैलेंसी एक टर्म है जिसमें हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बोल सकते हैं, कोवैलेंसी भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि कोई एटम है, उसकी कोवैलेंसी वेरिएबल भी हो सकती है, तो अलग अलग कंडीशन में उसकी कोवैलेंसी अलग अलग होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी कोवैलेंसी कब क्या है? तो आप ये चेक करेंगे कि उसने कितने बॉन्ड बनाए। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ कंपाउंड इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। नंबर ऑफ बॉन्ड formed by an atom in a compound is known as covalency of that atom. नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम। तो अब जैसे देखो सल्फर है, तो सल्फर ने यहाँ पर मान लो 2 बॉन्ड बनाए, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? कोवैलेंसी यहाँ पर होगी 2। सल्फर ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए, कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। सल्फर ने यहां पर 6 बॉन्ड बनाए, कोवैलेंसी कितनी होगी? 6 होगी। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाया तो इसकी कोवैलेंसी 2 है, इसमें 4 बनाया है तो कोवैलेंसी 4 है, इसमें 6 बनाया है तो कोवैलेंसी 6 है। तो आप अगर ये कहें कि सर अगर हमको कोई कंपाउंड ना दे और ऐसे ही बोल दे कि उसकी कोवैलेंसी क्या होगी, तो कुछ एटम ऐसे हैं जिनकी कोवैलेंसी फिक्स है, कुछ एटम ऐसे हैं जिनकी कोवैलेंसी वेरिएबल है। जैसे सल्फर की वेरिएबल है, फास्फोरस की वेरिएबल है। थर्ड या हायर पीरियड के एलिमेंट की वेरिएबल कोवैलेंसी होती है, लेकिन सेकंड पीरियड के एलिमेंट की कुछ खास बात है। चलिए पहले सेकंड पीरियड एलिमेंट आपको बता दें। सेकंड पीरियड कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। कोवैलेंसी ऑफ कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो यहां एक बात तो आपको ये लिख लेनी चाहिए, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इज 4 को थोड़ा ऐसे लिख देते, आपको यू लगता है ना। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट क्या होता है? 4 होता है, ये जानते रहिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है जो कोवैलेंसी शो कर रहा है, जैसे सेकंड पीरियड एलिमेंट हमारे पास है, लिथियम है, एटम 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 लिख देते, एटम नॉर्मल
कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो एटम है लिथियम, नॉर्मल कोवैलेंसी 1 है इसकी, जैसे LiCl। अब LiCl में कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर है इसलिए बोल दिया, वैसे तो ये आयनिक कंपाउंड है। मैक्सिमम कोवैलेंसी इसका 4 है। ये 4 मैंने लिखा है और ये एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। ये Li है, Li 4 एक ही जैसा लग रहा है, इसमें डॉट लगा हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे बेरिलियम है, नॉर्मल कोवैलेंसी इसका 2 है, 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी इसका भी क्या है, 4 है। BH2O 4 2+। जैसे बोरॉन, नॉर्मल कोवैलेंसी इसका कितना है, 3 है। नॉर्मल कोवैलेंसी इसका कितना है, 3 है। जैसे BF3, नॉर्मल बॉन्ड बनाया, BF3 हो गया। लेकिन 4 कोवैलेंसी कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये बना ले BF4 माइनस, 4 बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता है, अभी आप अगर ये सोच रहे हो कि सर हमको ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है, तो बेशक नहीं आ रहा होगा आपको। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है, अभी तो आपको केवल ये नंबर याद रखने, केवल ये नंबर याद रखने, इन एग्जाम्पल को दे दिया जा रहा है ताकि नोट्स में रहे आपके। जब आप चीज़ ये सीख जाएं तो आप इसको देखें तो आपको ये समझ में आ जाए। बोरॉन के बाद है जैसे कार्बन, तो कार्बन का मैक्सिमम भी 4 है और नॉर्मल भी क्या है, 4 है। और कार्बन का कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे CH4 यहाँ भी लिख दीजिए, CH4 यहाँ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नॉर्मल कोवैलेंसी 3 है। अभी आपने देखा था कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए थे, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की भी कितनी है, 4 है। मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की भी कितनी है, 4 है। जैसे जैसे नीचे जाता जाता है मुझे तो लिखने में दिक्कत होना चालू होती है। ऑक्सीजन नॉर्मल कोवैलेंसी 2 है, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 3 है, H3O+। ठीक है। फ्लोरीन नॉर्मल कोवैलेंसी 1, मैक्सिमम भी 1। बैक बॉन्डिंग का केस अलग है, लेकिन बैक बॉन्डिंग जब जानेंगे तब जानेंगे। आप ये जानते रहिए कि फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचने लगेंगे कि डबल बनाता है, वैसे ही आप कई क्वेश्चन गलत कर देंगे। जैसे मैंने अपनी नोट्स में लिख रखा है कि मैक्सिमम इसका 2 है, और ब्रैकेट में मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, लेकिन मैं आपको लिखवा 1 रहा हूँ तो उसका कुछ कारण होगा, तो आपको भी लिखना 1 ही है, 2 नहीं लिखना है। ठीक है। मैंने अपना नोट्स बनाया अपने समझने के लिए, कभी ये नहीं सोचा था कि आपको देना पड़ेगा। तो ये बात हुई, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो गए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। नियॉन का तो कुछ लेना नहीं है। अच्छा, थर्ड या हायर पीरियड एलिमेंट की बात करें, थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट की, तो वो क्या करते हैं कि उनकी कोवैलेंसी वेरिएबल होती है। कोवैलेंसी ऑफ
थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट्स। कोवैलेंसी ऑफ थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट्स, इसमें क्या होगा कि दे शोज वेरिएबल कोवैलेंसी, दिस shows वेरिएबल कोवैलेंसी, वेरिएबल कोवैलेंसी। तो इनका मिनिमम कोवैलेंसी है नंबर ऑफ आइटम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, एंड मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर से हमने बता दिया आपको, लेकिन अगर हम कोवैलेंसी की बात करें, जैसे अब लिथियम और मैग्नीशियम तो सोडियम एंड मैग्नीशियम थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे उनकी। एल्युमिनियम से कोवैलेंट बॉन्ड बनना चालू होता है, तो एल्युमिनियम शो करता है 3, 4, 6, एल्युमिनियम शो करता है 3, 4, 6, सिलिकॉन शो करता है 4, 6, फॉस्फोरस शो करता है, मतलब ये कोवैलेंसी बताते हैं, फॉस्फोरस शो करता है 3, 4, 5, 6, मतलब फॉस्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिखता है, 5 बॉन्ड बनाता हुआ भी दिखता है, और 6 बॉन्ड बनाता हुआ भी दिखता है। जिस किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर वो उससे ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, जैसे फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, लेकिन वो बना कितने रहा है, 6, तो 6 वो तब बनाता है जब उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लग जाता है। ये सल्फर है, तो सल्फर 2, 4, 6, अभी एग्जाम्पल लिया था हमने, सल्फर का भी हमने एग्जाम्पल लिया था। जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन सब का एक साथ जान लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ही भाई ये सभी एटम हम लोगों को बहुत मतलब बार बार मिलने वाले हैं, तो इनको सबको एक साथ जानिए। 1, 3, 5, 7, ये कोवैलेंसी है इनकी, मतलब ये अलग अलग कोवैलेंसी होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से कोवैलेंसी ये शो करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का 1, 3, 5, 7, सल्फर का 2, 4, 6, फॉस्फोरस का 3, 4, 5, 6, सिलिकॉन का 4, 6, एल्युमिनियम का 3, 4, 6, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा को, जब कोवैलेंसी जान गए आप, कोवैलेंट बॉन्ड जान गए, तो कोवैलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ने से पहले एक अड़चन आएगी, एक रुकावट आएगी आपके सामने, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहले पढ़ लिया जाए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहले पढ़ लिया जाए, क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, पहले जान लिया जाए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब हम कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से हेडिंग नहीं पढ़ा है, हमारा पहला हेडिंग पढ़ा था आयनिक, दूसरा पढ़ा है कोवैलेंट। कोवैलेंट के अंदर ही हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें भाई बॉन्ड दो ही तरह का होता है, या तो भाई बॉन्ड दो ही तरह से बनता है, या तो शेयरिंग से बने, या तो एक के पास ट्रांसफर हो जाए। एक के पास ट्रांसफर हो जाए तो आयनिक होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या होगा, कोवैलेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज अ टाइप ऑफ
covalent bond. It is a type of covalent bond. Covalent bond in which electrons of sharing is given by only one atom, which is known as donor atom, which is known as donor atom. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक डोनर है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। अब जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ए के पास क्या है, डोनर कौन होता है, इट हैज आइदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। डोनर कौन होता है, जिसके पास या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। एक्सेप्टर कौन होता है, एक्सेप्टर कौन होता है, इट हैज वैकेंट p और d ऑर्बिटल। इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल लिखा जाए, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। एक्सेप्टर के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और डोनर के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। डोनर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच कब होगा, जब उसके पास या तो लोन पेयर होगा और या तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब जो डोनर होता है वो कौन है, लुईस बेस है। और लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और डोनर कौन है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो डोनर ही क्या है, लुईस बेस है। एक्सेप्टर कौन है, लुईस एसिड है। आयनिक इक्विलिब्रियम में इसके बारे में बात करी जाती है, आयनिक इक्विलिब्रियम में इसके बारे में बात करी जाती है। लेकिन आप जानते रहिए कि जो इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ज़्यादा होता है, अपने खर्चे से ज़्यादा लोन पेयर है उसके पास, वो क्या होता है, लुईस बेस होता है। अब एक बात समझिए, एनसीईआरटी ने बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाते हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ये जैसे ए है और ये बी है, और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ऐसे एरो लगाते हैं। इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और इसके पास आपको लोन पेयर दिख रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड according to NCERT, coordinate bond is replaced
by covalent bond in modern law of chemistry। मॉडर्न लॉ ऑफ केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कर गया है, रिप्लेस कर दिया। 1992 में केमिस्ट्री में बहुत से बदलाव किए गए थे। IUPAC नेम में भी, ऑर्गेनिक में भी किया गया था, इनऑर्गेनिक हर जगह पे किया गया था। तो जो राइटर 1992 से, या जो पब्लिशर 1992 के पहले के हैं और उनके राइटर भी अभी चल रहे हैं, तो उन लोगों के बुक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाया गया है। वो लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस नहीं किया है। लेकिन जो राइटर, देखिए एक बात और बता दें कि 1992 में बदलाव हुआ था। IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू ये बदलाव हुआ था 1992 में, लेकिन वो हमारे सिलेबस में आया था 2000 में, ईयर 2000 में। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि 2000 में ही मैंने +2 पास किया था, इंटरमीडिएट पास किया था। तो वो समय था जिसमें नया सिलेबस हमारे सामने आया था। +2 हम लोग पास कर चुके थे और उसके बाद हम जब प्रिपरेशन करने के लिए, मैं खुद नीट की प्रिपरेशन किया हुआ हूँ, तो नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जब गए तो हमारे सामने कई तरह के चेंजेस थे जो हम लोगों ने पढ़ रखे थे स्कूल में। अब उसके अलावा अब हम लोगों को कुछ और पढ़ना था। अब हमारा अगर टीचर ये बात जानता है, हमारे टीचर अगर ये बात जानते हैं, जानते हैं, तो वो बता देते थे, और अगर वो अवेयर नहीं थे तो वो नहीं बताते थे। तो हम लोगों ने ये चीज़ें धीरे धीरे जानी, हमें भी टीचर ने सीधे नहीं बता दिया था। तो अकॉर्डिंग टू NCERT, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉडर्न लॉ ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बाद में मॉडर्न लॉ ऑफ केमिस्ट्री जो दिया गया 1992 में, लेकिन आपके सिलेबस में आया वो कब, 2000 में। और आज क्या है, 2020, मतलब 20 साल हो गए हैं इस बात को। तो अगर 20 साल पहले का कोई राइटर है तो वो व्यक्ति अपने बुक में अभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और बच्चा उस बुक को पढ़ के फिर मेरे सामने ला के पटक देता है, बोलता है कि सर इन्होंने ये ऐसे दिया है और ये बहुत पुराने राइटर है सर, ये बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन मेरी बात को भी समझिए कि वो बहुत पुराने राइटर हैं, वो अच्छा लिखते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार किताब लिखने के बाद वो किताब की केवल क्या कर रहे हैं, रॉयल्टी लेते जा रहे हैं। भाई किताब लिख दी, अब उसकी ज़िंदगी भर रॉयल्टी ले रहे हैं। HC वर्मा कभी बदला? आज तक नहीं बदला ना, रॉयल्टी तो ले रहे हैं खाली। तो वैसे ही कुछ। अब यहां पर एक बात आती, केस 1, 2 केस है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके किसके बीच बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके किसके बीच बन रहा है? तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सेकंड पीरियड एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, इफ सेकंड पीरियड एलिमेंट involve in the formation of coordinate bond, then coordinate bond is replaced by single bond with positive and negative
charge on donor and acceptor atom respectively. If second period element involved in formation of coordinate bond, then coordinate bond is replaced by single bond with positive and negative charge on donor and acceptor atom respectively. पॉजिटिव किस पे आएगा? डोनर एटम पे, और नेगेटिव किस पे आएगा? एक्सेप्टर एटम पे। यहां कहने का मतलब यह है कि अगर A और B के बीच में आपने बॉन्ड बनाया है तो इसको आप दिखाएंगे A B, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस। ये डोनर एटम है, इस पे प्लस आ गया, ये एक्सेप्टर एटम है, इस पे माइनस आ गया। ठीक है, अब जैसे कि कोई एग्जांपल देकर बताएं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये, अब बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हैं कि 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाहर से मदद मांगता है, पड़ोसी देश से अपनी मदद मांगता है। तो पड़ोसी देश इसको लोन पेयर डोनेट करता है। तो जब लोन पेयर डोनेट करता है ऐसे, ये डोनर है, इस पर आ गया प्लस चार्ज, ये एक्सेप्टर है, इस पे आ गया माइनस चार्ज, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। समझ में? एक और एग्जांपल ले ले। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है H H H, या अमोनिया तो अभी लिया था, कुछ और ले लेते, O H H लोन पेयर, और यहाँ पे हमने ले लिया H+, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया। H+, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अब ऐसे केस में जब इसने तो एक लोन पेयर तो इसके पास है ही, एक लोन पेयर तो अभी बचा ही है। इसने लोन पेयर दिया तो इस पर क्या आ गया? माइनस, प्लस, सॉरी, इस पर इसने लोन पेयर दिया तो इस पर आ गया प्लस, और इसने लिया तो इस पर क्या आ गया? माइनस। तो जब हम इस पे माइनस लगाएंगे तो इस पे पहले से क्या है? प्लस है, तो इस पे पहले का प्लस और नया वाला माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है, कोई चार्ज नहीं रह जाता। तो ये ऐसा बन जाता है। मतलब अगर हम इस कंपाउंड को ऐसे लिखें तो ये H3O+ है, और यही मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। और देखिए नॉर्मल जो था वो ये था, इतना 2 बॉन्ड बना रहा था, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। समझ पा रहे हैं? देखिए मैक्सिमम नाइट्रोजन नॉर्मल 3 बॉन्ड बना रहा था, और मैक्सिमम कितने बना रहा है? 1 2 3 4, मैक्सिमम कितने बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। समझ पा रहे हैं? तो अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट क्या करता है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट एक्सटेंड देयर वैलेंसी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड एलिमेंट cannot extend their valency due to absence of vacant orbital.
second period elements cannot extend their valency due to absence of vacant d orbital। ठीक है, ये बात आपने जानी। अब जरा सा सेकंड केस पर जाते हैं। सेकंड केस में थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट आएगा। ठीक है, थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट। थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट, केस 2। If third or higher period element involve to form coordinate bond then coordinate bond is replaced by डबल बॉन्ड। तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, डबल बॉन्ड से। लेकिन ये एक थ्योरी थी जो कि आगे चल के इस थ्योरी में और निखार आया और डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चालू हो गया। अभी तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के स्टाइल में बता देते हैं आपको। जैसे ए और बी के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, तो ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, डबल बॉन्ड से। अब कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, सीधे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसा बताया आपको, एग्जांपल ले लें। जैसे सल्फर है, SO2 है, और इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं SO3 का। ठीक है, तो सल्फर जब SO2 है तो आप जानते हैं कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड बना ले तो एक सल्फर और एक ऑक्सीजन से इनका ऑक्टेट तो पूरा हो जाता है। फिर SO2 में दूसरा ऑक्सीजन कहाँ क्या करेगा, तो जो दूसरा ऑक्सीजन है वो एक सल्फर से लोन पेयर लेगा, तो एक तो डबल बॉन्ड ऐसे ही बन रहा है पहले से ही, एक लोन पेयर है, तो एक तो डबल बॉन्ड पहले से ही बन रहा था नॉर्मल बॉन्डिंग से। दूसरा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर किस उसका है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो आपने इसको बना दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बना दिया क्या, ये वाला लोन पेयर। समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, SO3, तो आप जानते हैं कि सल्फर ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन का मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, सल्फर का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन सल्फर के 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा। तो आपने 2 ऑक्सीजन और बनाया, इसको एरो दिया, इधर भी एक एरो दिया और एक ऑक्सीजन बनाया, और ये जो एरो है
ये एरो है, इस एरो को आपने किससे रिप्लेस किया? डबल बॉन्ड से। तो एक तो सल्फर का डबल बॉन्ड नॉर्मल वाला ये था इधर वाला, और ये लोग भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर गए। तो इस तरीके से SO3 का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की थ्योरी को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने ये रूल दिया था। समझ गए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की थ्योरी को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने ये रूल दिया था। मेरी बात समझ पाए? अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ते हैं। अभी तो हम प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड पहले कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ना भी पढ़ाओ तो भी चल जाता है। ठीक, तो फर्स्ट है प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड और लिक्विड और गैस। मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैस और लिक्विड, बट some are soft solid, some are soft solid। अब जैसे F2, Cl2, N2, ये सब क्या है? अमोनिया, ये सब क्या है? गैस है। जैसे Br2 है, H2O है, ये क्या है? लिक्विड है। ज़्यादातर आपको लिक्विड या गैस ही मिलेगा। जैसे H2S है और सब, या H2SO4 है तो लिक्विड मिल जाएगा। लेकिन जैसे S8, I2, P4, ये कैसे है? ये सॉफ्ट सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है। लेकिन कुछ हार्ड सॉलिड भी होते हैं, जैसे डायमंड, कार्बोरंडम, ये वेरी हार्ड सॉलिड है। वेरी हार्ड सॉलिड भी कुछ होते हैं, जैसे कि बट सम आर सॉफ्ट सॉलिड, कुछ सॉफ्ट सॉलिड है। सम ऑफ सॉफ्ट सॉलिड में ये वाला जो है केस, ये वाला बहुत कम मिलता है, ये वाला मिलता है, ये और ये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई फिजिकल स्टेट की। अब बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका लोअर होता है देन आयनिक कंपाउंड, बट सम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लोअर देन ionic compounds, but some covalent compounds have higher melting point than ionic compound।
लाइक डायमंड, कार्बोरंडम। SiC ही कार्बोरंडम है, एक जगह नाम लिख दिया था, एक जगह स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है। अब हम थर्ड केस की बात करें, थर्ड जो है तो वह है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अब इसमें नॉन पोलर जो होते हैं, वो नॉन पोलर जो कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, लेकिन जो पोलर होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। पहला, फर्स्ट, पोलर नेचर। अब पोलर नेचर किसका है? जैसे HCl का, HBr का है, H2SO4 का, इन सब का क्या है? पोलर नेचर है। तो पोलर नेचर के कारण ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। सेकंड है सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन जैसे H2O हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या है? सेल्फ आयोनाइजेशन। जैसे मैं समझाऊँ आपको, H2O प्लस H2O, एक और ले लेते हैं, HCOOH भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा? H3O प्लस प्लस OH माइनस, भाई इसने H प्लस इसको दे दिया, अमोनिया अमोनिया, इसको सेल्फ आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ NH4 प्लस NH2 माइनस, इसने H इसको दे दिया। जैसे HCOOH HCOOH, तो यहाँ पर क्या हो गया? HCOOH2 प्लस HCOO माइनस, ये भी क्या हो गया? सेल्फ आयोनाइजेशन हो गया। तो सेल्फ आयोनाइजेशन भी एक तरीका है जिससे कि कंडक्टिविटी जनरेट हो जा सकती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक और है C, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में आपके पास हो गया कौन? जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो कैसे शो करता है? उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डीलोकलाइज होते हैं। तो डीलोकलाइज होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कंडक्टिविटी शो करता है। तो कंडक्टिविटी शो करने के कई कारण हैं। पोलर नेचर हो सकता है, सेल्फ आयोनाइजेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये पोलर नेचर और सेल्फ आयोनाइजेशन दोनों के वजह से हो सकता है। जैसे ये, इनमें पोलर नेचर तो है ही, सेल्फ आयोनाइजेशन भी है, इसके अंदर भी पोलर नेचर है, सेल्फ आयोनाइजेशन भी इसमें हो सकता है, ठीक है। अब जैसे बात करें सॉल्युबिलिटी की, कि भाई सॉल्युबल, तो आप जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर को पोलर डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर को नॉन पोलर। तो कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो ऑन द बेसिस ऑफ concept of like dissolve like,
like dissolve like polar covalent compounds, जैसे HCl है, HBr है, HI है, H2SO4 है, ठीक है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स dissolve in polar solvents like water. Non-polar covalent compounds mostly organic compounds. Non-polar covalent compounds dissolve in non-polar or very less polar solvents like benzene, N-hexane, CS2, CCl4, CHCl3 एटसेट्रा। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि नॉन पोलर, तो बेंजीन, N-हेक्सेन, CS2, CCl4 ये नॉन पोलर, लेकिन CHCl3 हैज सम पोलरिटी, तो इसलिए सम पोलर बोल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोमेराइजेशन की। अब पोलर, ये जो कोवलेंट कंपाउंड होता है, इट शोज ऑल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इट कैन शोज ऑल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। कंडीशन फुलफिल करेगा आइसोमेरिज्म की तभी, तो इट मे शोज, ऐसे लिख सकते हैं आइसोमेरिज्म। कोवलेंट कंपाउंड शोज, कोवलेंट कंपाउंड्स may shows all types of isomerism, all type of isomerism. Molecular reaction, when covalent compound participate in reaction, there is bond making and bond breaking, both are takes place, so it take finite time. जैसे आयनिक में क्या होता था कि वेरी फास्ट रिएक्शन होता था, मतलब उसको मेजर करना मुश्किल था, लेकिन कोवेलेंट में रेट मेजर की जा सकती, केमिकल काइनेटिक्स में इसके बारे में पढ़ा जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड participate in reaction by bond making and bond breaking process, which take finite time, so we can calculate its rate of reaction. तो कुछ ये बातें हुई और इसमें मैंने आपको कुछ बताया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे थ्योरी रिलेटेड टू कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड। थ्योरी रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हम लुईस थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक पहुंचेंगे
तो आप समझ लीजिए कि आपका चैप्टर 80% कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ से चैप्टर आपका चालू होता है। अभी तक आपने 15% चैप्टर कंप्लीट किया है और 80% तक कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब है कि 65% अब इस थ्योरी में घूमेगा। 65% आपका ये थ्योरी में घूमेगा। इसी में आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा, इसी में आपको सारी चीज़ें, सारा एवरीथिंग इसमें सब कुछ समझ में आएगा। और जो भी समझ में ना आए, बिना किसी हिचक के आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, बिना किसी हिचक के पूछेंगे। आप व्हाट्सअप करेंगे मुझे, और आपको, आपके पास आपका खुद का ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है। आप जब असाइनमेंट सॉल्व करिए तो मुझे डाउट भेजिए, और अगर आप डाउट भेजते हैं तो हम जो है सॉल्व करेंगे। अगर आपका बैकलॉग चल रहा है, आप पीछे चल रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो नमस्कार।